हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं अपनी थर्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जिसका नाम है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो चलिए देख लेते हैं बिना किसी टाइम वेस्टिंग के कि क्या होती है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हमारी वो प्रॉपर्टीज होती हैं जो कि डाइल्यूट सॉल्यूशन होती हैं और उनके अंदर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया जाता है। अब देखिए क्या पूछ रहा है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट हमारी थर्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। अब देखिए जिसमें इसमें वर्ड आ रहा है फ्रीजिंग पॉइंट, तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है। तो फ्रीजिंग पॉइंट वो पॉइंट होता है यानी वो टेम्परेचर होता है जिसके ऊपर कोई भी चीज लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट हो जाती है, उसे हम कहते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। तो आप किस तरीके से इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, देखिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। फ्रीजिंग पॉइंट द टेम्परेचर at which liquid start converting into solid state are called फ्रीजिंग पॉइंट। उसे हम क्या कह देंगे, फ्रीजिंग पॉइंट कह देंगे। अब ये क्या कह रहा है, अब ये कह रहा है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। देखिए जो डिप्रेशन होता है इसका मतलब होता है कि कम होना। क्या होना, कम होना। यानी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हम पढ़ रहे हैं और उनके अंदर हम क्या ऐड करते हैं, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हैं। तो इसके कहने का मतलब ये है कि जब हम वाटर के अंदर क्या डाल दें, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाल दें, तो जितने पे वो फ्रीज कर रहा था उतने पे फ्रीज ना करके अब कुछ ना कुछ टेम्परेचर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। जैसे हम क्या करते हैं, हमने ले लिया वाटर ले लिया, ठीक है, जो कि लिक्विड स्टेट के अंदर होता है। ये क्या करता है, ये 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर क्या करना शुरू कर देता है, फ्रीज करना शुरू हो जाता है। 0 डिग्री सेल्सियस कह लो या 0 डिग्री सेल्सियस किसके बराबर होता है, 273 केल्विन के बराबर होता है। तो इतने टेम्परेचर पे क्या हो जाता है, फ्रीज हो जाता है। लेकिन जैसे ही हमने इसके अंदर क्या कर दिया, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर दिया। अब ये जैसे ही नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर दिया, ये क्या बन गया, हमारे पास में सॉल्यूशन बन गया। अब जो ये सॉल्यूशन है ये फ्रीज 273 केल्विन पे फ्रीज ना होके कुछ ना कुछ टेम्परेचर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। जैसे मैं कह दिया कि 271 केल्विन पे क्या हो रहा है, अब ये फ्रीज हो रहा है। तो देखिए कितना टेम्परेचर डिक्रीज हुआ है, कितना टेम्परेचर डिक्रीज हुआ है, तो हम उसे लिखेंगे डेल टीएफ कि इतना टेम्परेचर जो फ्रीजिंग टेम्परेचर है वो क्या हुआ है, डिक्रीज हुआ है। यानी डेल्टा रिप्रेजेंट करता है चेंज इन टेम्परेचर। तो कितना हुआ है, पहले था हमारे पास में 273, अब कितना है, अब है 271। तो टेम्परेचर डिक्रीज हुआ है 2 डिग्री केल्विन, ओनली 2 केल्विन, ठीक है। तो ये जो डेल टीएफ है ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। इसी को कहा जाता है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो अब इस चीज को लिखना कैसे है वो हम यहां पे लिख देते हैं। तो देखिए एज वी नो ऑन एडिशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन लोवर्स डाउन। देखो ये बात हमने कब बताई थी, ये बात हमने बताई थी रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर में, कि जब भी हम सॉल्यूशन के अंदर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर देते हैं तो वेपर प्रेशर क्या हो जाता है, डाउन हो जाता है। तो हम यहां से कह सकते हैं हेंस वी कैन से दैट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑल्सो लोवर्स डाउन। तो यहां से हम कह सकते हैं कि उसका फ्रीजिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा, लोवर्स डाउन यानी डाउन हो जाएगा। हम इसको ग्राफ के माध्यम से समझते हैं। देखो हम क्या बना लेते हैं, यहां पे हम ग्राफ बना लेते हैं। यहां पे क्या रिप्रेजेंट करेगा, यहां पे टेम्परेचर रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। और ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, ये करेगा वेपर प्रेशर। यहां पे वेपर प्रेशर रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। एक दो हमने एरो बना लेते हैं। देखिए जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता है वेपर प्रेशर क्या होता है, इंक्रीज होता है, ठीक है। और जैसे जैसे टेम्परेचर क्या होता है, डिक्रीज होता है, वेपर प्रेशर क्या हो जाता है, कम होना शुरू हो जाता है। इस तरीके से हमने बना लिया। अब देखिए ये जो है, जो ऊपर वाली जो लाइन है वो रिप्रेजेंट कर रही है सॉल्वेंट के लिए और जो नीचे वाली लाइन है वो रिप्रेजेंट कर रही है सॉल्यूशन के लिए। तो मान लेते हैं पहले तो जब हमने इनको फ्रीज करना शुरू करा तो दोनों का टेम्परेचर क्या था, फिक्स था, ठीक है। जैसे ही टेम्परेचर डिक्रीज होना शुरू हुआ, सबसे पहले सॉल्वेंट क्या हो चुका है, सॉल्वेंट आपका फ्रीज हो चुका है, जिसे मैं मान लेता हूं टीएफ नॉट। सॉल्वेंट जो था वो फ्रीज हो गया टीएफ नॉट के ऊपर, लेकिन सॉल्यूशन के अंदर आपने क्या डाल रखा है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाल रखा है। तो अब ये फ्रीज टीएफ नॉट के ऊपर ना होके किसके ऊपर फ्रीज होता है, कुछ और टेम्परेचर के ऊपर फ्रीज होता है, जिसे मैं कहता हूं ओनली टीएफ। टीएफ क्या रिप्रेजेंट करेगा, टीएफ यहां पे लिख देता हूं मैं, टीएफ रिप्रेजेंट करेगा फ्रीजिंग टेम्परेचर
फ्रीजिंग टेम्परेचर ऑफ सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन का फ्रीजिंग टेम्परेचर है, ठीक है। और जो आपका TF0 है वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, वो रिप्रेजेंट करेगा फ्रीजिंग टेम्परेचर ऑफ सॉल्वेंट। यानी सॉल्वेंट क्यों कह रहा हूं, यहां पे नॉट लगा रखा है तो ओनली प्योर स्टेट में है सॉल्वेंट, इसीलिए, ठीक है। तो फ्रीजिंग टेम्परेचर ऑफ सॉल्वेंट हो गया। अब जो ये चेंज आया है इन दोनों के बीच में, जो ये चेंज है उसे मैं क्या कहूंगा, उसे कहते हैं डेल TF। उसे क्या कहेंगे आप, डेल TF कहेंगे, ठीक है। तो डेल TF की वैल्यू कैसे हो जाएगी, डेल TF हो जाएगा, देखो पहले क्या था, पहले जो था वो ज्यादा था तो आप लिखेंगे TF0 माइनस TF, इस तरीके से। तो ये क्या आ गया आपका, ये आ गया आपका डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। अब रिलेशन यहीं पे खत्म नहीं हो जाता है, आगे आपसे क्वेश्चन किस तरीके से पूछ सकता है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट पे आपसे पूछेगा कि प्रूव कीजिए डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज ए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, कि क्या ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, अगर ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है तो इसे प्रूव कीजिए। तब आप किस तरीके से करेंगे, देखो हमने यहाँ पे क्या लिखा है कि जैसे ही हमने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया, वेपर प्रेशर आपका क्या हो गया, डाउन हो गया। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर में क्या देखा था कि जो डेल P था वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, वो था मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था। और ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ये होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट के। जब आप फॉर्मूला देखेंगे मोल फ्रैक्शन का तो क्या आएगा, N2 अपॉन में N1 प्लस में N2, तो N2 तो ऊपर ही आ रहा है, तो Xi2 भी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, N2 के। और N2 क्या है आपका, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट है ये, है ना। और यहां पे आपसे क्या बताया गया है, यहां पे आपको यही रिलेशन बताई गई है कि जैसे ही नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया, वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन लोवर्स डाउन हो गया, जिसके कारण फ्रीजिंग पॉइंट आल्सो लोवर्स डाउन, तो फ्रीजिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये आपकी रिलेशन आ गई, यानी ये दोनों क्या कर रहे हैं, आपस में रिलेट कर रहे हैं। तो यहां पे आप ये भी लिख सकते हैं कि ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, डेल TF के हो जाएगा। अब यहां से आप क्या लिख सकते हैं कि जो डेल TF है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल N2 के भी है, तो लिख दीजिए आप यहां पे कि डेल TF डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है N2 के, और N2 क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट है, ठीक है। तो यहां से आप लिख सकते हैं हेंस डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, देखो डेल TF से लिख रहा हूं तो आप थ्योरी में भी लिख सकते हैं, हेंस डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स of solute, hence it is a colligative property। तो ये क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी आपकी colligative property। तो ये क्या हो जाएगी आपकी, ये हो जाएगी आपकी colligative property। क्या बताया था colligative property कौन सी प्रॉपर्टी होती हैं, जो कि केवल नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पे डिपेंड करती हैं, उनके नेचर पे डिपेंड नहीं करती हैं। तो यहां से हमने ये बात क्या कर दी, प्रूव कर दी। अब ये बात तो हमने यहां पे प्रूव कर दी, लेकिन अब आगे क्वेश्चन किस तरीके से बन सकता है, इसमें आपसे पूछ सकता है कि कैलकुलेट करो मोलर मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, जो आप इसके अंदर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट आप ऐड कर रहे थे, इसका मोलर मास कैलकुलेट करो यूजिंग द कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो ये किस तरीके से हम एक्सप्लेन करेंगे, उससे पहले हम क्या कर देता हूं, इसे साफ कर देता हूं। देखो हमने कहां तक कर लिया था, हमने कर लिया था डेल TF डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है N2 के, तो हम यहां पे लिख सकते हैं, इसको दोबारा लिख लेते हैं, डेल TF डायरेक्टली प्रोपोर्शनल N2। N2 क्या है, यहां पे मैं लिख देता हूं ब्रैकेट में, N2 है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, जिसे हमने डिसॉल्व कर रखा है किसके अंदर, विच आर डिसॉल्व्ड इन 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, जिसे हमने डिसॉल्व कर रखा है 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट के अंदर। अब आपको ये डेफिनेशन सुनी लग रही होगी कि ये किसकी डेफिनेशन होती है, ये डेफिनेशन होती है मोलैलिटी की। तो आप यहां से डायरेक्टली यूज कर सकते हैं ये वाली रिलेशन कि डेल TF किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, M, और M क्या है आपका, M है यहां पे मोलैलिटी, तो यहां पे लिख भी देते हैं मोलैलिटी। स्मॉल m को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, मोलैलिटी से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये हो गया आपका मोलैलिटी। जब हम इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाते हैं तो क्या लग जाता है, यहाँ पे लग जाता है KF, और KF का दूसरा नाम क्या होता है, एक तो आप कह सकते हैं इसे मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट, तो आप यहाँ पे दो नाम इसे पुकार सकते हैं। पहला नाम है आपका मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट, और सेकंड इसका नाम है क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। सेकंड क्या नाम है इसका, सेकंड है क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, ये इसका सेकंड नाम हो जाएगा, ठीक है।
तो इन दो नामों से आप इसे पुकार सकते हैं। अब देखो, अब यहाँ पे क्या पूछ सकता है, सबसे पहले यहाँ पे भी एक क्वेश्चन अराइज हो जाता है कि एक्सप्लेन करो कि यूनिट क्या होती है क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट की, या फिर डिफाइन करो क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट क्या होता है। तो देखो, अगर मैं क्या मान लूं, अगर यहाँ पे यदि मैं मान लूं कि जो मोलेलिटी है वो किसके बराबर है, 1 के बराबर है, तो जो डेल TF होगा वो किसके बराबर होगा, वो KF के बराबर होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा भाई। इसे आप रिलेशन मान सकते हैं, रिलेशन नंबर 1, यानी इक्वेशन नंबर 1 नाम, इसे आप नाम दे सकते हैं। तो यदि हमने मोलेलिटी को 1 मान लिया तो जो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है वो किसके बराबर आ गया, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट के बराबर आ गया। तो आपसे अगर डेफिनेशन पूछ ली जाती कि क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट को डिफाइन करो, तो आप क्या कहेंगे, इट इज इक्वल टू द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट व्हेन मोलेलिटी इज टेकन एज यूनिटी। तो आप लिखेंगे कैसे, इस तरीके से, देखो KF इज इक्वल टू, आप यहाँ पे क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट लिख लेना भाई, ठीक है। KF इज इक्वल टू डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, इसे भी आप डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट लिखना है, ये मैं थोड़ी सी टर्म्स इस्तेमाल कर रहा हूं, ठीक है। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट व्हेन मोलेलिटी इज टेकन एज यूनिटी, जब आपकी मोलेलिटी क्या ले ली जाती है, यूनिटी ले ली जाती है, ठीक है। यहां से ये डेफिनेशन तो आपकी क्लियर हो गई कि क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट की किस तरीके से आप डिफाइन करेंगे। और यहां से एक और चीज पूछ सकते थे कि क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट की यूनिट क्या होती है, तो आप किस तरीके से बताते। देखो यहीं पे हम रिलेशन इस्तेमाल कर लेते हैं, देखो यहां पे करवा देते हैं, हमने ये तो निकाल लिया था डेल TF इज इक्वल टू KF/m। यहां से हम क्या लिख सकते हैं, जो KF है उसे मैं लिख सकता हूं डेल TF अपॉन में m, बिल्कुल लिख सकते हैं। और टेम्परेचर को हम किस में मापते हैं, टेम्परेचर को हम मापते हैं केल्विन के अंदर, और मोलेलिटी को किस में मापते हैं, मोल पर किलोग्राम के अंदर मापते हैं। तो देखो, किलोग्राम ऊपर जाएगा तो इनवर्स में हो जाएगा, फिर से ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो इस टर्म को मैं लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं, केल्विन किलोग्राम पर मोल। तो ये क्या आ गई, इसकी यूनिट आ गई। अब ये यूनिट जो है आपको देखी देखी लग रही होगी, क्योंकि हमने जो एबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट इससे पिछले लेक्चर में जो यूनिट पढ़ी थी KB की, वो भी क्या थी, सेम थी, केल्विन किलोग्राम पर मोल। तो हम कहां पे थे, हम कैलकुलेट कर रहे थे मोलर मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट बाय यूजिंग डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो इसके बीच में आपको दो और चीजें निकल के आ गई हैं, एक तो क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट क्या होता है, दूसरी उसकी यूनिट क्या होती है। तो अब हम आगे एक्सप्लेन करते हैं, यहां से हम आगे फिर से एक्सप्लेन करते हैं, उससे पहले मैं इसे एक बार साफ कर देता हूं। देखो, यूजिंग इक्वेशन 1 का यूज करके हम और क्या लिख सकते हैं, यहां पे यूजिंग इक्वेशन 1 हम यहाँ पे दोबारा लिख लेते हैं। इक्वेशन 1 क्या थी हमारी, डेल TF इज इक्वल टू KF इंटू m। देखो लिख लो, डेल TF इज इक्वल टू KF इंटू m। और मोलेलिटी क्या होती है, मोलेलिटी किसके बराबर होती है, मोलेलिटी बराबर होती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। देखो, जब भी मैं पैरों में 2 लगा दूं तो समझ जाना कि हम किसकी बातें कर रहे हैं, सॉल्यूट की बातें कर रहे हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन पर किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। लेकिन अगर ग्राम के अंदर हो तो मल्टीप्लाई में क्या करते हैं, 1000 करते हैं। तो मैं मान के चलता हूं कि जो सॉल्वेंट की अमाउंट है वो किसके अंदर है, ग्राम के अंदर है। अब यहां से आप क्या लिख सकते हैं, देखो डेल TF इज इक्वल टू KF इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट को आप लिख सकते हैं गिवन मास अपॉन में मोलर मास। तो लिख देते हैं W2 अपॉन में M2। W2 है गिवन मास और M2 है मोलर मास, इंटू 1 अपॉन में W1, इंटू में क्या आ जाएगा, 1000 आ जाएगा। अब हमें कैलकुलेट करना है मोलर मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, जो कि क्या है आपका M2 है। तो M2 को इधर ले जाते हैं, बाकी टर्म्स को हम नीचे ले जाते हैं। तो देखो क्या हो जाएगा, M2 इज इक्वल टू KF इंटू W2 इंटू 1000 डिवाइड में डेल TF इंटू W1। तो ये फॉर्मूला आप डायरेक्ट इस्तेमाल करके क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, मोलर मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, क्योंकि क्या है आपका इंपॉर्टेंट रिलेशन है। और M2 क्या है, M2 है आपका मोलर मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। तो ये थी आपकी कंप्लीट डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, जो कि आपकी थर्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। तो यहां से आपके मैं एक बार ओवरव्यू करवा देता हूं कि कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट को एक्सप्लेन करो। सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि प्रूव करो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। थर्ड आपसे पूछ सकता है कि क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट को डिफाइन करो। फोर्थ आपसे पूछ सकता है कि व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, यानी केएफ की एसआई यूनिट क्या है। फिफ्थ आपसे पूछ सकता है कि कैलकुलेट करो मोलर मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपके इस थर्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में से बनते हैं। तो अगर आपसे पार्ट में से पूछा जाता है या आपसे कंप्लीट डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट पूछा जाता है तो आपने कंप्लीट लिख के आनी होती है, अदरवाइज आप इसके पार्ट्स बना सकते हैं।
आज के लिए इतना ही। कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि आपको वीडियोस किस तरीके की लग रही हैं, और अगर वीडियोस आपको पसंद आ रही हैं तो वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।